हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। देखिए फ्रेंड, ये वाला टॉपिक जो है ना इंटरनेशनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ जहाँ इंटरनेशनल लॉ आता है, जैसे यूजीसी नेट में आता है, लॉ एंट्रेंस में आता है, और बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम है, वहाँ पर भी इंटरनेशनल लॉ आता है। तो यूडीएचआर से क्वेश्चन मोस्टली पूछे पूछे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ यूडीएचआर, प्रियम्बल क्या है यूडीएचआर की, और एडवांटेजेस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और यूडीएचआर को लागू कराने के बाद इसके लीगली इफेक्ट क्या पड़े, इसमें कितने राइट्स आते हैं हमारे यूडीएचआर में। और देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, तो वो भी कुछ राइट्स उसमें यूडीएचआर से कॉपी करे हैं इंडिया ने। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि हिस्ट्री क्या है, कि यूडीएचआर को लाने का मेन पर्पस क्या था। तो देखिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यूएन फॉर्म टू प्रमोट पीस एंड ह्यूमन राइट्स। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका, उसके बाद जो है पीस और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसको लाया गया, यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, 1946 में यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन क्रिएटेड, चेयर्ड बाय रूजवेल्ट। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया, तो जिसकी उसकी जो चेयरमैन थे वो थे रूजवेल्ट। उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। दिसंबर 1948 अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन पेरिस। ये जो है दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसे अपनाया गया, यूडीएचआर को अपनाया गया। और 48 लोगों ने इसके फेवर में जो है वोट दिए, 0 अगेंस्ट, अगेंस्ट में 0 थे, और 8 जो थे उस टाइम पे क्या थे, एब्सेंट थे। ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स हैं, जो कि कवर करते हैं सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि हम नागरिकों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी महत्वपूर्ण, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट है, जो कि फाउंडेशन फॉर लेटर ट्रीटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स लिए गए हैं वो यूडीएचआर से लिए गए हैं। और ये बहुत सी देशों की संधियों के लिए, आगे आने वाली संधियों के लिए और संविधानों की क्या बना, नींव बना, फाउंडेशन बना। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि यूडीएचआर की प्रियम्बल क्या कहती है। रिकॉग्नाइज्ड डिग्निटी, इक्वलिटी एंड राइट टू ऑल ह्यूमन। ये कहती है कि सभी ह्यूमंस को गरिमा, समानता और अधिकारों को क्या देता है, उनके अधिकारों को मान्यता देता है। सेज इग्नोरिंग राइट्स लीड्स टू इनजस्टिस, वॉर एंड सफरिंग, अफर्म्स नीड टू प्रोटेक्ट राइट्स बाय लॉ। इन्होंने कहा कि अगर किसी के भी अधिकारों की अपेक्षा की जाती है या उनके साथ अन्याय किया जाता है, तो ये किस चीज़ को जन्म देता है, ये युद्ध और पीड़ा को क्या देता है, जन्म देता है। ठीक है, प्रमोट्स फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन नेशन। ये राष्ट्रों के बीच जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन हैं उनको क्या करता है, बढ़ावा देता है। रीअफर्म्स फेथ इन यूएन चार्टर इन ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन। देखिए, ये जो है ना यूएन चार्टर मानव गरिमा को तो बढ़ावा देता ही है, और ये भी कहता है कि जो है इक्वल राइट्स हैं दोनों को, कि नहीं, वुमेन को भी और मैन को भी, दोनों के अधिकार जो हैं बराबर हैं। उसके बाद है कॉल्स यूडीएचआर अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर ऑल पीपल इन एंड नेशन। आप यूडीएचआर को सभी लोगों के लिए, मतलब सभी राष्ट्रों के लिए एक साझा मानक घोषित कर सकते हैं। मतलब इसने, इसकी नज़र में चाहे वो किसी भी चाहे वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, या सभी राष्ट्र का हो, किसी भी देश का हो, सबके, उसकी दृष्टि में सब लोग समान हैं। ठीक है, उसके बाद राइट्स जानते हैं कि आई जो ये जो बना, इसमें हमारे हमें कितने राइट्स मिले और उन राइट्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। देखिए, इसमें 30 आर्टिकल्स हैं, जिसमें आर्टिकल 1 एंड 2 को तो जनरल माना जाता है, आर्टिकल 3 से 21 जो है वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं हमें, और आर्टिकल 22 से 28 तक इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं हम कौन कौन से हैं। देखिए, मैं अंदर की डिटेल तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको आर्टिकल की मेन हेडिंग जो है उसमें क्या है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली यही
क्वेश्चन बच्चों से पुट अप किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 1 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी, ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, समानता का अधिकार है सभी को। उसके बाद है आर्टिकल 2 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 3 जो कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट बना है। उसके बाद आर्टिकल 4 नो स्लेवरी, किसी कोई गुलाम, सबको गुलामी से मुक्ति मिल गई है, अब कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा। और नो, और आर्टिकल 5 कहता है नो टॉर्ट्यू, किसी के साथ सभी को यातनाओं से, किसी भी प्रकार की पीड़ा या किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दी जाएगी, उससे मुक्ति मिल गई है। उसके बाद आर्टिकल 6 कहता है रिकॉग्निशन एज अ पर्सन, हर व्यक्ति के रूप में पहचान, मतलब हर व्यक्ति को एक अलग ही पहचान है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 7 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। उसके बाद आर्टिकल 8 कहता है राइट टू रेमेडी, अगर किसी के भी राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको रेमेडी दी जाएगी, आर्टिकल 8 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 9 कहता है नो अनफेयर अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी भी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे बताया जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद आर्टिकल 10 कहता है कि फेयर ट्रायल, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके साथ फेयर ट्रायल होगा, मतलब निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके पक्ष को भी सुना जाएगा और सामने वाले के भी पक्ष को सुना जाएगा। आर्टिकल 11 कहता है कि प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब जब तक किसी भी व्यक्ति का जो दोष है वो साबित नहीं हो जाता तब तक उसे क्या माना जाएगा, इनोसेंस माना जाएगा, उसे निर्दोष माना जाएगा। आर्टिकल 12 क्या कहता है, राइट टू प्राइवेसी, मतलब हर व्यक्ति को निजता का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 13 कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आवागमन की स्वतंत्रता है, मतलब वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। उसके बाद आर्टिकल 14 कहता है राइट टू अजाइलम, आश्रय लेने का, शरण लेने का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 15 कहता है राइट टू नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है राइट टू मैरी एंड फैमिली, व्यक्ति को विवाह करने और अपना परिवार बनाने का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 17 कहता है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, तो लेकिन अब ये लीगल राइट हो गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद आर्टिकल 18 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने किसी का अधिकार है और उसका प्रचार प्रसार करने का। उसके बाद आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसके बाद आर्टिकल 20 कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन, सभा और संगठन बनाने की हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। उसके बाद आर्टिकल 21 कहता है राइट टू पार्टिसिपेट गवर्नमेंट, मतलब हर व्यक्ति को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। वोट, जब कोई भी व्यक्ति 18 साल का होता है, हो जाता है, तो उसे राइट टू वोट मिल जाता है इंडिया में, है ना। तो हर व्यक्ति को वोट करने या ना करने का अधिकार है, अगर वो चाहे तो वोट दे सकता है और अगर उसकी मर्जी हो तो वोट नहीं दे सकता। उसके बाद है आर्टिकल 22 कहता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब उसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 23 कहता है राइट टू वर्क एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो हमारे भी डीपीएसपी में बताया गया है कि हर व्यक्ति को चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर ये नहीं कि स्त्री को उसके काम के लिए कम सैलरी दी जा रही है और जो है पुरुष को ज़्यादा दी जा रही है, अगर दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों को सैलरी भी समान ही मिलेगी। उसके बाद आर्टिकल 24 कहता है कि राइट टू रेस्ट एंड हॉलीडे, हर व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है, जैसे सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा कि आप विश्राम करेंगे, अवकाश करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 25 कहता है राइट टू एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड, हर व्यक्ति को उचित जीवन जीने का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 26 कहता है राइट टू एजुकेशन, हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है, ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डीपीएसपी में भी दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 27 कहता है राइट टू कल्चर, आर्ट्स एंड साइंस, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। आर्टिकल 28 कहता है राइट टू जस्ट सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था का अधिकार है हर व्यक्ति को।
आर्टिकल 29 कहता है ड्यूटी टू कम्युनिटी, अगर आप किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो उस समुदाय के प्रति आपके कुछ कर्तव्य है तो आप उनको कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 कहता है फ्रीडम फ्रॉम स्टेट पर्सनल इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप से मुक्ति, आर्टिकल 30 कहता है। तो ये थे हमारे यूडीएचआर में जितने भी हमारे राइट्स दिए हुए हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 30 तक। अब आइए जानते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ यूडीएचआर क्या है, कि जो हमने यूडीएचआर को लाए हमें इसके क्या क्या एडवांटेजेस मिले हैं। तो देखिए, यूडीएचआर इज इंक्रीज इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी बाय इंकरेजिंग बेसिक ह्यूमन दैट द डिक्लेरेशन विल डिक्रीज इंटरनेशनल वायलेंस। देखिए, यूडीएचआर ने जो है ना शांति और अस्थिरता को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये जो है हमारा बेसिक ह्यूमन राइट्स को क्या करता है, स्टेबिलिटी करता है, सुनिश्चित करता है, जिससे क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वायलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यूडीएचआर इज इट इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन एजुकेशन एज अ राइट। देखिए, यूडीएचआर जो है वो ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार है, अधिकार के रूप में देता है शिक्षा को, है ना। जो बहुत सारे गरीब देश जो होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो कम उम्र में ही काम करने लगते हैं, लेकिन शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो उसका क्या होता है, इससे उसका आर्थिक विकास होता है, और वो क्या है, वो उसके और उसके आय के बेहतर रिसोर्स होते हैं, और वो अपनी जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसकी, और हायर वेजेस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड पीपल, और वो लोगों में ऊंचाइयों को छूने लगता है। उसके बाद आइए जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ यूडीएचआर। जो हम यूडीएचआर लाए उसकी क्या महत्वपूर्णता, क्या मतलब इम्पोर्टेंस थी। फाउंडेशन फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की नींव बनाई है। जस्टिस एंड पीस, न्याय और शांति की इसने स्थापना की। स्वतंत्रता और समानता की इसने क्या दी, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ एवरी फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मतलब हर स्वतंत्रता और समानता की इसने गारंटी दी है। और प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को के अधिकारों की इसने क्या करी है, रक्षा करी है। तो लीगली इफेक्ट क्या हुआ यूडीएचआर के, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इज नॉट अ, देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ये ना, ये एक घोषणा है, कोई संधि नहीं है कि हर देश को इसका पालन करना आवश्यक है। ये ना सीधे हर देश इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई कोई देश चाहे फॉलो कर सकता है, कोई सी देश चाहे तो फॉलो नहीं कर सकता। तो यूडीएचआर पे इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स के पर्पज से एग्जाम में ज़्यादातर इसी से ही पूछा जाता है। और ये जो यूडीएचआर के राइट्स दिए हुए हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट जो है यूडीएचआर से लिए गए हैं, ये भी मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसे बार बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।